चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। और आज मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि आज जो है सो होने वाला है धमाका। क्योंकि आज जो है हम लोग पूरी सिलेबस को जो है सो कवर करने वाले हैं। क्योंकि पता है आप लोगों को कि बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि क्लास 10th में कौन कौन सी विषय हैं और कौन कौन सी विषयों को लेकर हम लोग कौन कौन सी विषयों को पढ़ेंगे, किस विषय पर फोकस ज़्यादा करना है, कौन सी बातों पर फोकस ज़्यादा करना है, ये तमाम सारी चीज़ें नहीं जानते हैं। एक बात जानते हो, अगर सही दिशाओं से तैयारी ना की जाए तो जितना भी ज़्यादा मेहनत कर लो सक्सेस नहीं मिलने वाला है। उसके लिए रास्ता ज़रूरी होता है, समझना ज़रूरी होता है। देखिए सिलेबस आप समझोगे नहीं तो क्या पढ़ोगे। तो सबसे पहले तो सिलेबस को जानना ज़रूरी होता है कि सिलेबस क्या है, कौन सी सिलेबस पे क्या चीज़ पढ़ना है, कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ में इम्पोर्टेंट नहीं है। तो तमाम सारी चीज़ों को जानकारी आप प्राप्त कर लोगे तो आपको पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आज जो है इसी के रूप में आप लोगों को हम लेकर आए हैं, पार्ट 1 है। और अब आके जो है वो तमाम सारे विषयों के चैप्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से होती है। तो ध्यान रखें कि बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए वीडियो, ज़रूर देखें वरना पछताएंगे। और जीवन में जब तैयारी आपसे अच्छा नहीं होगी तो आप समझ नहीं पाओगे कि हम करें तो क्या करें। यही समय है अच्छे से समझने का, अच्छे से पढ़ने का, और ये बहुमूल्य समय है, इसको यूं ही ना गवाओ। यूं ही गवाओगे तो ज़िंदगी में केवल धोखा ही धोखा खाओगे। इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना। तो ज़िंदगी में अगर धोखा नहीं खाना है बउआ मेरे भाई मेरी बहना, तो हमेशा ध्यान रखना एक सही रास्ते से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखना, आज पूरी सिलेबस को उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग और समझने का भी प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप लोग ध्यान से इस बात को भी देखना और समझने का भी प्रयास करना कि कह क्या रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ये ध्यान से समझने का प्रयास करना। समझिए कि नहीं। तो पहला है, ज़िंदगी मिली है, कहता है ज़िंदगी मिली है ना तो कुछ करके दिखाओ। ज़िंदगी मिली है ना, कुछ करके दिखाओ। वो अगर वक्त ख़राब है तो उसे बदल कर दिखाओ। अगर आपके पास वक्त ख़राब है बाबू तो बदल कर दिखाने की ज़रूरत है। केवल कहने से काम नहीं चलेगा कि नहीं मेरी ज़िंदगी और मेरी किस्मत ख़राब है, मैं कुछ नहीं कर सकता है। उसको आप बदल सकते हो। बिल्कुल, आप केवल एक बार ठानो तो सही, सही दिशाओं में चलो तो सही। सफलता कैसे नहीं मिलती है देखना ज़रूरी है। तो समझने का प्रयास करना और फिर से देखने का भी प्रयास करिएगा कि क्या कह रहे हैं हम लोग। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्लास 10th का सिलेबस क्या क्या होता है, कौन से विषय होते हैं, किस विषय में कितने विषय हैं, ये तमाम सारी जानकारियाँ आज आप लोगों को मिलने वाला है। तो जैसे कि क्लास 10th में ऑल सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि क्लास 10th में 6 गो सब्जेक्ट जो होता है हम लोगों को पढ़ना होता है। 6 सब्जेक्ट जो होता है, 6 गो विषय पढ़ना होता है, जिसमें हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, मैथ आता है, संस्कृत आता है, सोशल साइंस आता है और साइंस आता है। एक बात जानते हो, बहुत सारे बच्चे को तो ये भी पता नहीं होता है कि सामाजिक विज्ञान को हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं। बहुत बच्चे को साइंस का स्पेलिंग तक नहीं आता। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका बेस ही ठीक नहीं है तो आप क्या पढ़ पाओगे, क्या कर पाओगे। तो सबसे पहले तो जानकारियाँ ज़रूरी है कि कौन से विषय होते हैं, उस विषय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। देखिए ये है आपको हिंदी, और हिंदी में जो है वो HINDI स्पेलिंग होता है। और उसके बाद होता है इंग्लिश को हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं, मैथमेटिक्स को हिंदी में गणित कहते हैं, संस्कृत को हिंदी में संस्कृत कहते हैं, सोशल साइंस को हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहते हैं, और साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। ये 6 विषय का एग्जामिनेशन आपको होगा। समझिए कि नहीं। और बहुत बड़ी चीज़ क्या होता है कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश विषय का जो होता है वो नंबर क्लास 10th में नहीं जुड़ता है, जिस कारण से 500 कुल 500 अंकों का जो होता है परीक्षा का जो होता है, इसके अनुसार जो होता है रिजल्ट आउट होता है। इसके अनुसार जो होता है 500 अंकों के अनुसार कुल जैसे होता 600 का एग्जाम है, लेकिन रिजल्ट आपका जो आउट होता है वो 500 को लेकर होता है। तो 500 को लेकर ही होता है इसलिए। और ध्यान रखिएगा इसमें फर्स्ट डिवीज़न जो होता है वह 300 नंबर पर होता है। बोले तो 60%
60% लाओगे बउआ तो फर्स्ट डिवीजन का लाओगे, और 300 से ऊपर जितना ले आओगे फर्स्ट डिवीजन है। उससे थोड़ा सा नीचे लाओगे, जैसे 225 अंक तक लाओगे तो सेकेंड डिवीजन तक का लाओगे। ये आपको जो होता है सेकेंड डिवीजन होता है, सेकेंड डिवीजन। ये सेकेंड डिवीजन है आप लोगों को, जो 225 नंबर लाओगे तो सेकेंड डिवीजन होगा, समझिए कि नहीं। और 300 लाओगे तो फर्स्ट डिवीजन होगा, माने कि 60% के अप्रॉक्सीमेट, समझिए कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा। और 60% से अगर 59.8 रहेगा फिर भी आप सेकेंड डिवीजन ही कहलाएगा आपका, नहीं फर्स्ट डिवीजन नहीं कहलाने वाला है। तो ध्यान से ऐसी जज्बाओं के साथ पढ़ो कि जिंदगी में सेकेंड डिवीजन क्या होता है ये पता ही ना चले। क्योंकि देखो कभी भी रिजल्ट के लिए पढ़ना नहीं है, नॉलेज के लिए पढ़ो। रिजल्ट तो खुद आएगा, रिजल्ट तो खुद आएगा, आप मेहनत करके तो देखो बाबू। समझ में आया कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा ये तमाम सारी चीज़ें कि 6 विषय होता है जिसमें 5 विषयों का रिजल्ट आउट होता है, और कुल मिलाकर 500 का कुल 500 अंकों का रिजल्ट, 500 अंकों में से रिजल्ट आता है। और उसमें से अगर आप 300 लाते हैं तो सेकेंड डिवीजन होता है, और 225 से ऊपर लाते हो और 300 से नीचे लाते हो तो सेकेंड डिवीजन, और 225 से नीचे लाते हो तो थर्ड डिवीजन का लाओगे। समझे कि नहीं। चलिए तो अगली आगे की बात को जानने का प्रयास करते हैं। तो समझ गए होंगे तो आगे चलिए ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। समझे कि नहीं, क्या करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले ये बात भी पता नहीं होता है कि सोशल साइंस में कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, कितने उसके पुत्र होते हैं, ये भी पता लोगों को नहीं होता है कि कौन कौन सा पढ़ना होता है। तो चलिए आज उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि सोशल साइंस में जो है हम लोगों को कुल मिलाकर 5 पार्ट पढ़ना होता है, 5 पार्ट। जैसे हिस्ट्री को हिंदी में हम लोग इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास कहते हैं बुआ। और ये आपको जियोग्राफी है, जियोग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं, जियोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। और ये हमारा पॉलिटिकल साइंस है जिसको हम लोग राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, या राजनीतिक विज्ञान कहिए, राजनीतिक शास्त्र होता है। और ये होता है इकोनॉमिक्स, और इसको हम लोग सिविक्स भी कहते हैं बुआ, सिविक्स भी कहेंगे। हाँ मेरे सोना मेरे बाबू, सब इसको सिविक्स भी कहा जाता है। और इकोनॉमिक को हिंदी में हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं, ध्यान देने वाली बात है। और एक होता है डिजास्टर्स मैनेजमेंट, जिसको हम लोग आपदा प्रबंधन के नाम से जानते हैं। और ये 8 नंबर का अपने आप में एक मायने रखता है, जो कि आप लोगों को भूगोल में ही आप लोगों को आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है आपदा प्रबंधन, वो आप लोगों को पढ़ना होगा किसमें, तो भूगोल में ही पढ़ना होगा, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर जो होता है SST का माने सोशल साइंस का जो होता है वो 5 भाग होते हैं, उनके 5 पुत्र होते हैं। ये पाँचों पुत्र के नाम जैसे कि आप लोग को हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक और डाइजेस्टर सिस्टम्स जो होता है ये सभी चीज़ होते हैं। ध्यान से आप लोग अगर बारीकी से लिखोगे तो स्पेलिंग कभी मिस्टेक नहीं होगा। और ये कभी देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे कुछ बातें पूछी जाती है तो नॉर्मल सी बातें पूछी जाती है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। तो इस चीज़ों पर ध्यान दोगे तो कभी दिक्कत ही आपको नहीं होगी। और उस प्रकार से साइंस में भी होते हैं। साइंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं विज्ञान। और साइंस के 3 भाग होते हैं, जैसा कि फिजिक्स, और फिजिक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं भौतिकी। और उसके बाद होता है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री को हिंदी में हम लोग कहते हैं रसायन शास्त्र। और एक होता है बायोलॉजी, और बायोलॉजी को हिंदी में हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। ये 3 पार्ट होते हैं हम लोगों को जो पढ़ना है। आगे विषय में इसमें भी बायोलॉजी में भी चेंज हो जाते हैं, तो इसके भी और भाग होते हैं। लेकिन मुझे क्लास 10th में वो साइंस के 3 भाग ही पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और आपसे पूछा सोशल साइंस में तो 5 भाग होते हैं। इसके 5 भाग हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, डाइजेस्टर सिस्टम्स, ये 5 होते हैं भाग। समझ गए कि नहीं। तो चलिए हमको उम्मीद है कि आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, और अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। चलिए आगे की बात को ध्यान से रखते हुए समझने का प्रयास करेंगे। अब समझने का क्या प्रयास करना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये तमाम सारी पहले मैथ के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैथ के डिस्कस करते हैं। मैथ में जो होता है दो भागों में जो होता है प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव एंड दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न 2 रूपों में जो है प्रश्न को पूछा जाता है, 2 रूपों में। जी हाँ, 2 रूपों में जो है प्रश्न को पूछा जाता है। इस बात को ध्यान रखने का प्रयास करना, समझिए कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा। और जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें आपको बनाने जो होते हैं वो 50 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बनाने होते हैं। तो कुल कहा जाए तो 50 नंबर का जो होता है वह ऑब्जेक्टिव होता है, समझिए कि नहीं। 50 नंबर का जो होता है वो आपको क्या होता है बउआ, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, जिसमें 100 को पूछा जाएगा। और 100 को में जो प्रश्न आपको हल्का लगे ना, सबसे पहले उसको बनाओ। आप क्या करते हो ना कि भारी हो चाहे कुछ भी हो, लगातार बनाते, वैसे में आपसे सवाल नहीं बनेगा।
तो जो सबसे पहले इजी होता है उसको बनाने का प्रयास ज़्यादा करना। आगे होता है सब्जेक्टिव प्रश्न। मैथमेटिक्स में देखिएगा तो 2 अंक के प्रश्न जो होता है 30 को पूछा जाता है, जिसमें आपको 15 को बनाना है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो 15 गुने 2, तो ये हो जाएगा आपको 30 नंबर का यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, और ये 5 अंकीय जो प्रश्न होते हैं 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 4 आप लोगों को बनाना होता है और 4 गुने उसके 5 नंबर का होता है 20 नंबर का, ये पूछा जाएगा। 30 नंबर का यहाँ से और 50 नंबर का यहाँ से। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात उसमें देखिएगा ये 100% आपका 5 नंबर का प्रश्न एक ग्राफ में से आएगा, एक ग्राफ में से 100% प्रश्न आएगा, एक रचना में से 100% प्रश्न आएगा और एक प्रमेय आएगा। प्रमेय आएगा, क्या आ जाएगा? प्रमेय आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखिएगा ये 3 आपको 5 नंबर का प्रश्न आने वाले ही हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। और 1-2 पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लोगों का वृत्त में से पूछा जा सकता है, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल में से पूछा जाता है, तो उसमें से भी पूछा जा सकता है आपसे। कोई ज़रूरत नहीं कि पूछा नहीं जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, बस आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे का ध्यान दीजिएगा। आगे अब ध्यान दीजिएगा, क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर इस बात को आप ध्यान रख लोगे ना तो हम कहते हैं कि आपको अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, केवल फोकस करो, अभी से ही फोकस करोगे तो ये बहुत आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाएगा और एक अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको एक बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है। तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बात जानते हो? अगर व्यक्ति को मान लो कि आपको साइंस और एसएसटी की बात कहा जाए तो साइंस और सोशल साइंस में जो है आप लोगों को पता है कि 20 नंबर और प्लस 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 20-20 का प्रैक्टिकल होता है। तो बच्चे आसानी से साइंस एंड सोशल साइंस में आसानी से पास आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट आप बताइए कि आपको मैथ में क्या प्रश्न रहते हैं? मैथ में आपको प्रैक्टिकल रहता है क्या? मैथ में आपके प्रैक्टिकल रहते हैं? तो मैथ में प्रैक्टिकल तो नहीं रहता, संस्कृत में नहीं रहता और हिंदी में नहीं रहता। अब लोग यहीं पर गड़बड़ क्या करते हैं, सुनिए। लोग ध्यान रखिएगा, लोग लगातार मैथ साइंस लगातार मैथ साइंस। अरे क्या बाबू, क्या संस्कृत महत्वपूर्ण नहीं है? हिंदी महत्वपूर्ण नहीं है क्या? अरे जितना साइंस का अंक होता है उतना ही संस्कृत का और उतना ही हिंदी का। क्या आप 1 महीने में इसको कवर आउट कर पाओगे? लोग कहते हैं छोड़ो ना, हिंदी तो हम अपने बना लेंगे। नहीं, हिंदी अपने से कैसे बनेगा जी, बताइए ना। जब तक आप मन से नहीं पढ़िएगा कोई विषय के बारे में कैसे आएगा? तो इसमें प्रैक्टिकल भी तो नहीं है जो आप पास कर जाओगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा और ये अच्छी चीज़ें भी है। तो आप ध्यान रखना कि ये तीनों महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसमें आपको अच्छे अंक आ सकते हैं। 2 ऐसे विषय हैं जिसमें आप 100 में 100 ला सकते हो, एक है मैथमेटिक्स और दूसरा है संस्कृत। ध्यान रखिए, अच्छे से अगर पढ़ोगे ना बुआ तो इसमें 100 में 100 अंक आते हैं। तो आप केवल ध्यान से, केवल थोड़ा सा मन से पढ़ोगे तो अच्छे अंक आ जाएंगे आपके। लेकिन बस फोकस करो। एक बात समझना हमेशा कि अब समय जो चल रहा है, आप ऐसा करना कि हर विषयों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। अब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होनी चाहिए वो ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो सबसे पहला काम है शुद्ध लिखना। शुद्ध नहीं लिखोगे ना और पूरा आपको याद है फिर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम है शुद्ध लिखना, और शुद्ध लिखने जब आ जाएगा तो सुंदरता खुद बरकरार आपको हो जाएगी। तो सबसे पहले शुद्धिकरण पर जरूर ध्यान दे, शुद्ध जरूर करें। अक्षरों को, शब्दों को, वाक्य को हमेशा ध्यान दे कि कैसे लिख रहे हो। अगर ये लिख लिए ना तो आपका आधा नैया पार। जी हाँ, अगर आपको पूरा आता है और शुद्धिकरण नहीं आता, शुद्ध नहीं करने आता है, शुद्ध लिखने ही नहीं आता है, तो क्या लगता है आपको नंबर मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले शुद्ध लिखना जरूरी है। अगला है आपको अक्षरों की सुंदरता पर ध्यान देना। ऑटोमेटिकली जब आप शुद्ध लिखोगे तो आपके अक्षरों में भी आपको सुधार बहुत होने लगेगा। आप केवल ना इस चीज़ को फॉलो 7 डेज करो, 7 दिन करो, और 7 दिन में अगर आपको डिफरेंस माने अंतर आपको पता ना चल जाए तो फिर छोड़ देना। आपको जरूर 1 से 2 दिनों में आपको पता चल जाएगा, लेकिन 7 दिन आप प्रयास कर देखो। अगर आप में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है, तो मत करना मेरे भाई, समझे कि नहीं। उसके बाद है कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान दो। देखो ध्यान दो, बच्चे रटते हैं, कोई भी चीज़ों को रटने का प्रयास करते हैं, रटो मत।
हमेशा कंसेप्ट पर ध्यान दोगे ना तो कैसा भी प्रश्न होगा आप बना लोगे, लेकिन आप रटोगे तो हर प्रश्न को आप हल नहीं कर पाओगे, यह ध्यान रखना। तो कंसेप्ट पर विशेष ध्यान रखने का आप प्रयास करना। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई, समझे कि नहीं। और दूसरे उसके बाद है सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान देना। बिल्कुल सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है सेल्फ स्टडी करना। टीचर आपको पास नहीं करवा देगा जब तक आप खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। तो सेल्फ स्टडी करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा अंक आपको आने की संभावना होगी। तो सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है मेरे भाई मेरी बहना। तो ध्यान से पढ़ो और ध्यान से अच्छे से सेल्फ स्टडी घर पर जितना हो सके समय मिलता है उतना समय करो, आपके लिए ज़्यादा होगा। और उसके बाद जो है विशेष फोकस क्वेश्चन बैंक्स पर करो। देखिए क्वेश्चन बैंक पर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपसे ये पता चलेगा कि मैंने क्या पढ़ा और मुझसे कितना प्रश्न बन रहा है और कैसे कैसे प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है और हम किस प्रकार का तैयारी कर रहे हैं, समझे कि नहीं। तो आपके लिए बहुत यहाँ अच्छा चीज़ होने वाला है, तो इस पर भी ध्यान देना। और नोट्स का बार बार रिवीजन करो, जितना हो सके नोट्स को रिवीजन करोगे आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। एकदम बार बार रिवीजन करते रहो, बहुत आपको अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व भी कर पाओगे। अब जितना आप पढ़ोगे उतना जल्दी याद हो जाएगा। और रिविज़न को पता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ होता है पढ़ाई में, तो रिविज़न ज़रूरी है कि आप करते रहो। और ध्यान रखना, अगर देखिए कहते हैं ना कि आज अगर बाबू मज़ा लोगे ना तो ज़िंदगी में सज़ा आपको मिलने वाला है। तो आज क्यों ना आप सज़ा काट लो, आप क्यों ना आज दुख ले लो, क्योंकि कल आपको जब खुशियाँ मिले तो एक अलग ही आपके पास रुआब हो। तो थोड़ी समय बचा हुआ है और ज़िंदगी अनमोल है और समय उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समय आपके लिए नहीं रुक सकता, आपको समय के साथ चलेंगे। आप एक दिन अगर समय के साथ आज चलिएगा ना बुआ तो ज़िंदगी में समय आपके साथ चलेगा और एक दिन आप सफलताओं को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो समय को नहीं पकड़ता समय उसको कभी नहीं पकड़ता, समय उसके पीछे रखता है। तो समय को पकड़ो और समय पर जितना ज़्यादा हो सके पढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि आप देखते हो आपके लिए आपके माता पिता कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप इस बात को समझने का प्रयास करो। इस गर्मी में, इस धूप में, इस बरसात में आपके लिए जाते हैं कमाने के लिए कि मेरा बेटा बेटी भूख न रह जाए, मेरा बेटी बेटी को दिक्कत ना हो जाए, और आपके लिए जाते हैं कमाने के लिए। बताइए, और जब आप ही नहीं पढ़ोगे तो उनके दिल को ठेस नहीं लगेगा। वो क्या सोचेंगे कि जिस प्रकार मैंने बच्चों पर अपना पूरी तरह से ज़िंदगी निछावर किया, बच्चे उस लायक नहीं बन पाए। और कितनी बड़े दुख की बात होगी आपके लिए कि आप अपने माता पिता का सपनों को साकार नहीं कर सको, तो फिर बेटा बेटी किस काम का। बताइए क्या किस लिए बेटा बेटी को माँ बाप जो है इतने बड़े और इतने संस्कार देना चाहते हैं उनमें अंदर कि बेटा मुझसे आगे बन जाए, मुझसे आगे बने और आगे बनकर दिखाए कि हम पापा आपसे अच्छे हैं। बहुत खुशी मिलता है उस समय में जब बेटा बेटी अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, तो उस समय में फ़ख्र से माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। और वही बच्चे जब अपने माँ बाप के लिए कुछ शर्मनाक काम करते हैं तो माँ बाप को गांव में सर झुका कर चलना पड़ता है। तो एक बेटा बेटी के कारण माँ बाप का सर या तो ऊंचा हो सकता है और नहीं तो सर नीचा हो सकता है। तो आप क्या करेंगे ये आप सोचो कि आप माँ बाप का सर ऊंचा करना चाहते हो या सर नीचा, क्योंकि आपके ऊपर सभी चीज़ है। और समय मेरे बाबू मेरे भाई सब बहुत कम बचा हुआ है। जितना हो सके ज़िंदगी का पूरा अपना जितना स्ट्रगल है, जितना क्षमता आपके पास है ना, उतना लगा दोगे। एक दिन देखना फिर आपको लोग क्या कहेंगे। कर लो कुछ समय मेहनत मेरे भाई मेरी बहना, देखना फिर ज़िंदगी में आपको पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। समय अभी है, पकड़ो उसको और मेहनत करो ऐसा कि ज़िंदगी में सब बनना चाहे आपके जैसा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।